देखिए, उदयपुर के सज्जनगढ़ अभयारण्य में टूरिस्ट गाइड के प्रवेश को लेकर दो विभागों के बीच लकीर सी खिंच गई है। हालात ये हैं कि दोनों विभाग एक दूसरे के नियमों पर सवाल उठा रहे हैं और आमने सामने हो चुके हैं। सही कौन है, गलत कौन है, ये तो विभागीय अधिकारी या नियम कायदे जाने। लेकिन फिलहाल टूरिस्ट गाइड के प्रवेश को लेकर वन विभाग और पर्यटन विभाग आमने सामने है। दरअसल वन विभाग ने सज्जनगढ़ अभयारण्य में टूरिस्ट गाइड के प्रवेश पर शुल्क लेने की बात कही है, तो पर्यटन विभाग उप निदेशक शिखा सक्सेना ने इस मामले में वन विभाग को पत्र लिखकर 2010 के अधिनियम और नियमों का हवाला देते हुए टूरिस्ट गाइड से शुल्क लेने को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि लाइसेंसधारी गाइड को किसी भी सरकारी पर्यटक पॉइंट पर शुल्क देने की जरूरत नहीं है। विभागीय डीएफओ अरुण कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सेंचुरी क्षेत्र में वर्ल्ड लाइफ गाइड ही गाइडिंग कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें वन्यजीव और वहां के अन्य पॉइंट्स के बारे में जानकारी होती है। फिलहाल आमने सामने हुए दोनों विभाग एक दूसरे को लिखित पत्रों में जवाब देकर नियम समझा रहे हैं। आपको बता दें कि कई सालों से मानसून पैलेस यानी सज्जनगढ़ किला और अभ्यारण्य को शहर के टूरिस्ट गाइड भ्रमण करवा रहे हैं और यहाँ की ऐतिहासिक जानकारी पर्यटकों को दे रहे हैं। लेकिन अब ये मसला दो विभागों के नियमों के पेच में फंस गया है। फिलहाल आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं दोनों विभागों के अधिकारी। और चलिए, हमारे सहयोगी रवि मल्होत्रा जुड़ चुके हैं। रवि, चूंकि आप देखिए पर्यटन विभाग सही है या फिर वन्यजीव विभाग, दोनों आमने सामने हो गए हैं। फिलहाल क्या कुछ कहना है दोनों की तरफ से? जी देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है तो दो बड़े विभाग है। देखा जाए तो टूरिज्म को लेकर बहुत जो है जरूरी विभाग है। एक तरफ में तो जो है टूरिस्ट डिपार्टमेंट है, दूसरी तरफ जो है वन विभाग है। सज्जनगढ़ अभयारण्य जिस तरीके से है यहाँ पर, तो देखिए कि सज्जनगढ़ अभयारण्य में कई सालों से जो है जो मानसून पहले जिसको जो सज्जनगढ़ फोर्ट है, किला बना हुआ है, लंबे समय से टूरिस्ट वहां पर जाते हैं। टूरिस्ट को ले और उनको गाइड जो है, जो लाइसेंस वाले गाइड है, वो उनको लेकर जाते हैं और पूरा ऐतिहासिक जिस तरह की धरोहर है उनके बारे में उनको समझाते हैं। अब इसमें एक बड़ी बात यहाँ पर सामने आई कि जिस तरीके से जो वन विभाग ने अब ये अपनी तरफ से आदेशित कर दिया है कि हमारे यहाँ पर जो है जो टूरिस्ट गाइड है वो जो है वो इनको टूरिस्ट को लेकर नहीं आएंगे, बल्कि हमारी तरफ से जो है यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ जो गाइड्स हैं वो ही यहाँ पर जो है मान्य रहेंगे, क्योंकि टूरिस्ट गाइड जो है उनको यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ की जो एनिमल्स है, यहाँ की जो पेड़ पौधे या वनस्पति है उनके बारे में जानकारी नहीं है। तो दूसरी तरफ जो है अब जो पर्यटन उप निदेशक जो है शिखा सक्सेना, उन्होंने जो है अपना पत्र व्यवहार किया, तो उन्होंने वन विभाग को ये सूचित किया है, अपनी तरफ लिखा भी है कि आप जो है जिस तरीके से 2012 के बाद में अब जाकर जो है करीब 400 से 500 जो है गाइड है जो सरकार ने जो है इनको नियुक्त किया है, वो अब जब यहाँ पर पूरी जो एक नियम है उसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर लगे हैं, उन्होंने पूरी परीक्षा दी है, उन्हें एक जो है उनका आइडेंटिटी कार्ड जारी हुआ और उन्हें लगभग जो सरकार के जितने भी इस तरह के जो संग्रहालय हैं या टूरिज्म पॉइंट है वहां पर निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। तो ये उन्होंने गाइडलाइन बताई, तो वहीं पर वन विभाग अपनी गाइडलाइन जिसमें बता रहा है, जो अपने नियम बता रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों की जो है अपने अपने नियम कानून है, उसके बीच में जिस प्रवेश को लेकर जो है ये जो काफी सारे जो गाइड है वो इसमें सफर कर रहे हैं कि अब अगर वहां उनको जाना है तो उनको 155 रुपए का जो टिकट है वो उनको लेना पड़ेगा। लेकिन टूरिस्ट ये चाहते हैं कि जब हमने इतनी परीक्षा पास की है, सरकार ने हमें अगर ये कार्ड दिया तो क्या सिर्फ गले में डालने के लिए दिया है, तो फिर क्यों हम इस चीज के लिए 155 रुपए का जो भार है हम वो वहन करें। बिल्कुल रवि, चूंकि अब देखिए यहाँ पर टिकट को लेकर भी बात की गई है, वहीं पर नियमों पर भी तकरार होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात देखिए, चूंकि सेंचुरी है, इस पार्क को लेकर बात की जाए पर्यटन की, तो कितनी पर्यटन में यहाँ पर भारी मात्रा में पर्यटक पहुंचते हैं? देखिए, अगर सीजन की बात की जाए तो करीब जो है पूरे सीजन में है लाखों पर्यटक जो है यहाँ पर पहुंचते हैं। अगर हम सीजन बात करें, सीजन के टाइम में दिन भर में करीब 5 से 6 हजार जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि कई बड़े ग्रुप्स भी जो है जब वो यहाँ पर आते हैं तो कहीं ना कहीं क्योंकि ग्लोबली लेवल पर जो है सज्जनगढ़ जो फोर्ट है, जो यहाँ का मानसून पैलेस है, वो क्योंकि अपनी विहंगम दृश्यों के कारण काफी जो है यहाँ पर जो अपनी खास एक जो पहचान रखता है उदयपुर के टूरिस्ट पॉइंट के अंदर में, तो यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट पहुंचते हैं। तो ऐसे में अगर दूसरी तरफ से गाइड जो, क्योंकि यहाँ पर जो गाइड एसोसिएशन भी हैं उनसे भी बात हुई है, उसके अलावा कुछ जो यहाँ पर जो लाइसेंसी गाइड है उनसे भी बात हुई, और कहीं ना कहीं जो मेरे डिपार्टमेंट है जिनसे बात हुई है, तो अब जिस तरीके से जो है वन विभाग ने यहाँ पर इनको एक तरीके से कहा है कि अगर गाइड को साथ में आना है तो उनको अपना टिकट लेना पड़ेगा। वो अपने कानून बता रहे हैं, वो अपने नियम बता रहे हैं।
टूरिस्ट डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमारे जो गाइड हैं जिस तरीके से जो भी परीक्षा पास करके आए तो उनको कहीं पर भी शुल्क देने की जरूरत नहीं है। ये दोनों के अपने अपने नियम है। अब इस बीच में कहीं ना कहीं ये भी एक दूसरा मसला इसमें हो सकता है कि टूरिस्ट जो है कहीं ना कहीं अब जब अगर उनको लगता है कि हमको 155 रुपए पे करने पड़ेंगे, क्योंकि विभाग अगर नहीं मानता, वन विभाग, और गेट पर उनको रोकता है कि भाई टूरिस्ट के साथ में आपको भी अपना अगर लेना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि इस जगह के लिए अब टूरिस्ट गाइड जो है वो उनको किसी और जगह के लिए डाइवर्ट कर दें। कुछ भी वो बहाना इसमें कर सकते हैं कि वहां पर रश ज्यादा रहता है या उसमें ऐसा कुछ खास नहीं है देखने के लिए, किसी भी तरह की चीजें हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इनके रेवेन्यू पर भी एक बड़ा असर यहाँ पर पड़ता हुआ लग सकता है कि एक बड़ा रेवेन्यू का जो असर है वो यहाँ पर पड़ेगा अगर यहाँ पर जो गाइड है, अगर बड़े ग्रुप लेकर नहीं जाते हैं, टूरिस्ट को लेकर नहीं पहुंचते। क्योंकि इसमें एक बड़ी बहुत बात और मैं बताऊं आपको कि अभी फिलहाल जो है उदयपुर के जो टूरिस्ट गाइड है, यहाँ पर करीब 1000 जो है टूरिस्ट गाइड यहाँ पर जो है जिनके पास लाइसेंस है, स्थानीय स्तर पर भी है, जिसमें ग्रीन और रेड दो तरह की जिनकी जो कैटेगरी होती है, माफी चाहूंगा, ग्रीन और येलो। अब दूसरी बात ये कि अब जहां पर जो वन विभाग के जो अधिकारी, इस तरह से मेरी उनसे बात हुई थी अरुण कुमार डी से, जो यहाँ पे डीएफओ है, वन्य जीव जो अधिकारी, उन्होंने ये कहा है कि हम अपनी तरफ से जो है वाइल्ड लाइफ गाइड जो है इनको रिक्रूट करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी उनके पास में इस तरह के कोई भी गाइड यहाँ पर नहीं है। ऐसे में अब या तो टूरिस्ट वहां पर बिना गाइड के जाएगा, और अगर वहां पर वो गाइड को लेके जाता है तो गाइड को अपना खुद का टिकट लेना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, चूंकि देखिए एक तरफ पर्यटन विभाग है, दूसरी तरफ वन विभाग, दोनों ही उनके अधिकारी आमने सामने हो गए हैं। वहीं पर देखिए पर्यटन विभाग और वन विभाग के नियमों की तकरार देखने को मिल रही है। अब चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है दोनों ही विभागों के अधिकारियों का। ये इशू अभी रिसेंटली ज़्यादातर एक से हो रहे रिक्रूट नेचर गाइड्स का वर्सेस टूरिज्म डिपार्टमेंट का गाइड एंट्री अपन सज्जनगढ़ फोर्ट में देना और नहीं देना। ये हमारा नियम बोल रही है सेक्शन 27-28 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के प्रकरण चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन परमिशन दे देंगे कोई भी अपन वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर एंटर होने के। बट अभी टूरिज्म डिपार्टमेंट बोल रहे हैं 2010 रूल के प्रकरण हमारा उनका लाइसेंस जारी होती है सब कुछ फोर्ट पे, किला पे, सब फॉरेस्ट जगह पे जाने के। हाँ, अभी पिछले 2-3 महीने से गाइड्स को फ्री एंट्री नहीं दी जा रही है, उन्हें टिकट लेके ही एंट्री करनी पड़ रही है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और सज्जनगढ़ फोर्ट में गाइडिंग करने के लिए। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगी, जो राजस्थान ट्रेड एक्ट बना हुआ है 2010, उसके प्रोविजंस के हिसाब से जो पर्यटन विभाग से जो रजिस्टर्ड गाइड्स हैं उनको आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कोई भी और डिपार्टमेंट जिसके कंट्रोल में कोई टूरिस्ट प्लेस है वहाँ फ्री गाइडिंग करने की और फ्री एंट्री की उनको प्रोविजन है, और उसके लिए उनको विशेष टिकट नहीं लेना पड़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए जयपुर के करधनी में युवक की हत्या का मामला, जिसको लेकर दिन दहाड़े फायरिंग करके युवक की हत्या की गई थी। 2 शूटर के साथ में 3 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। रमेश मारवाल, कुंज बिहारी और गिरधारी लाल को गिरफ्तार किया है। प्लॉट के विवाद को लेकर आशीष कुमावत की हत्या इन तीनों ने कर दी थी। वहीं पर पड़ोसी रमेश ने आशीष की हत्या करवाई थी। कुंज बिहारी और गिरधारी लाल को हत्या की सुपारी दी गई थी पड़ोसी के द्वारा। 25 अक्टूबर को एक्सप्रेस हाईवे के पास गोली मारकर यह हत्या की थी। वहीं पर साल 2020 से दोनों के बीच में विवाद चल रहा था प्रॉपर्टी को लेकर। करधनी थाना पुलिस ने इस घटना का पर्दाफाश किया। वहीं पर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। जालौर से खबर है, विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस अलर्ट है। अब देखिए नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की गई। स्कॉर्पियो के साथ में 5 लाख रुपए जब्त किए हैं। पुलिस ने एमवी एक्ट में यह मामला दर्ज कर लिया है। बागोड़ा पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अब देखिए चित्तौड़गढ़ में 72,000 से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए हैं। नकली नोट के साथ में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। 500, 200 और 100 रुपए के ये जाली नोट पकड़े गए हैं। कपासन थाना पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया है। बामणिया चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान ये कार्रवाई की गई है। चौखाखेड़ा निवासी 30 साल के विनोद पुत्र भैरूलाल जाट को गिरफ्तार किया है। वहीं पर तुर्किया कला निवासी 27 वर्षीय रतनलाल पुत्र शंकरलाल जाट को भी गिरफ्तार किया।
अब देखिए बालोतरा में अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस हाईवे पर एक हादसा हो गया। ट्रक और पिकअप ट्रोले में भिड़ंत हो गई और इस हादसे में पिकअप सवार 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और पिकअप में फंसे शवों को निकालने की कोशिश जारी की है। वहीं पर मूठली गांव के टोल प्लाजा के पास ये सड़क हादसा हुआ। बालोतरा से खबर है, देखिए चोरी के शक में युवक को अर्धनग्न करके मारपीट का मामला समाचार प्लस हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को डिटेन किया है। वहीं पर घटना के समय नशे में ये युवक बताया जा रहा है। समाचार प्लस हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। झुंझुनू की चिड़ावत से खबर है, देखिए बदमाशों ने दिन दहाड़े चोरी की और मकान के ताले तोड़कर लाखों के जेवरात और नकदी को पार कर लिया। घटना के समय मंदिर में पीड़िता गई हुई थी। मौके पर पुलिस ने मौका मुआयना किया। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। वहीं पर चोरों ने महज 30 मिनट में वारदात को अंजाम दिया। घर की दीवार फांद करके ये बदमाश अंदर घर में घुसे थे। लगभग 10:30 बजे पौने 11 बजे के बीच की बात है। घर पर कोई नहीं था। प्रदीप मेरा छोटा भाई वो चला गया दुकान पे और उसकी बहू वो जो गई थी शिवालय। अब वो शिवालय में पानी चढ़ा के आती है। ये लगभग 5-10 दिन से उसका रूटीन है और उस 15-20 मिनट के अंतराल में ही पता नहीं कौन था, कैसा था, कहाँ से आया, वो घर में घुसा है, ताले तोड़े हैं, अलमारी तोड़ी है और जो भी वो ले आने का लायक था वो सब लेके निकल गया। नागौर की खीवसर से खबर है। अब देखिए पंचायत समिति सभा कक्ष में एक दिवसीय प्रशिक्षण दिव्यांगों और महिलाओं को ये प्रशिक्षण दिया गया। क्षेत्र में बनाए गए दिव्यांग और महिला प्रतिबंधित बूथ, एक दिव्यांग प्रतिबंधित और 8 महिला प्रबंधित बूथ बनाए गए हैं। दिव्यांग प्रबंधित बूथ के बारे में ये प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। और सबको मताधिकार। झुंझुनू से खबर है। अब देखिए स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का झुंझुनू में 26वां जिला स्तरीय सम्मेलन शुरू हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन DIFI के जिला अध्यक्ष राजेश बिजारनिया ने किया। 2 दिवसीय सम्मेलन में जिले भर के विद्यार्थियों ने पहले दिन बड़ी संख्या में शिरकत की। इसमें जो गंध आती है कि वहां अगर आप चूल्हा रखकर किधर जाना है और इस देश की वैज्ञानिक व्यवस्था जो है वो आपको वहां ले जाना चाहिए। जो कार्यक्रम है हमारा जिला सम्मेलन 26वां जिला सम्मेलन जो हो रहा है ये 2 दिन तक चलेगा। 2 दिन तक इसमें चर्चाएं होंगी, आपस में आंदोलनात्मक जो रणनीतियां हैं वो यहाँ पे बनाई जाएंगी। जो साथी हैं वो आपस में आए हुए जो जितने भी डेलीगेट हैं वो आपस में चर्चा करेंगे और आगामी जो विद्यार्थी आंदोलनों के लिए, विद्यार्थी हितों के लिए जो भी आंदोलनात्मक रणनीति है वो यहीं से तैयार होगी। इसके अलावा जो जिले की नई SFI की कार्यकारिणी है उसका भी गठन सम्मेलन के माध्यम से ही SFI में होगा। चाकसू से खबर है। अब देखिए श्री श्याम निशान संघ परिवार का 11वां वार्षिक उत्सव चाकसू में भामाशाहों का सम्मान किया गया। सामाजिक सेवा के तहत 118 युवाओं ने रक्तदान किया। बाबा श्याम का मनमोहक दरबार सजाकर कीर्तन किया। वहीं पर श्याम भक्तों को प्रशस्ति पत्र और हेलमेट देकर सम्मानित किया गया। हनुमानगढ़ से खबर है। देखिए 4 दिवसीय छठ पूजा का कार्यक्रम 17 नवंबर से छठ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। वहीं पर श्री छठ पूजा समिति की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में समिति के सदस्यों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। बाबा रामदेव मंदिर में ये बैठक आयोजित हुई। 7 बजे छठ पूजा कार्यक्रम समिति की बैठक हुई जिसमें छठ पूजा की तैयारियों के विषय में चर्चा की गई और इस बार छठ पूजा समिति द्वारा एक विशाल दंगल का भी आयोजन किया जा रहा है जो छठ पूजा से 2 दिन पहले 15 तारीख को निर्धारित किया गया है और स्थान वेदिका एक मैरिज हॉल उससे पहले एक जगह है वहाँ पर किया जा रहा है। तो छठ दंगल का कार्यक्रम जो है बहुत
अच्छा से संपन्न हो, इसके लिए हम लोगों ने उस पर भी चर्चा किया है। छठ पूजा के लिए, और जंगल भी है, अपना छठ पूजा भी है, और घाट का हर व्यवस्था भी किया जाएगा। माने पूरा संविधान के लिए आज मीटिंग रखा गया। आज जो सदस्य नए नए जुड़े हैं उनको भी स्वागत किया गया। अब देखिए, दिल्ली में हुई सीसी की बैठक अब खत्म हो गई है। राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर ये बैठक की गई थी। वहीं पर प्रत्याशियों के नामों पर इस बैठक में मंथन हुआ है। अब कभी भी आ सकती है प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये सीसी की बैठक हुई है। तो देखिए, सीसी की बैठक अब समाप्त हो चुकी है। कई सारे यहाँ पर चर्चा की गई है विधानसभा सीटों को लेकर, और कौन कौन से ऐसे जिताऊ प्रत्याशी हैं उन्हें धरातल पर उतारना है, इसको लेकर चर्चा की गई है इस बैठक में। तो देखिए, कल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। इस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के दौरान अब देखिए आज सीसी की बैठक हुई, जो कि अब समाप्त हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी अपनी चौथी लिस्ट कब जारी करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा से खबर है। कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना का बयान सामने आया है। प्रदेश में ईडी की कार्रवाई का उन्होंने विरोध किया और आंजना ने समाचार प्लस से खास बातचीत की और ईडी और चुनावी मुद्दों पर अपने विचार रखे। चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है निम्बाड़ा शहर को लेकर। कहते हैं कि लालों के लाल है, उदयलाल आंजना है, लेकिन इस बार जो है वापस सत्ता में रिपीट आने के लिए जनता भी आतुर है और विधायक भी आतुर है। लेकिन जो रेट पड़ी है उस रेट को लेकर कहीं न कहीं जो मत बढ़े हैं, ऐसा उदयलाल जी आंजना का मानना है। आइए जानते हैं, चर्चा करते हैं उनको कि जो रेट पड़ी है वो आईटी की थी, लेकिन किसी ने जो हवा चलाई थी। सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का अखाड़ा है। ऐसी परिस्थिति में बात करते हैं उदयलाल जी से। सर, ये जो राजनीतिक अखाड़ा है एक तो कह सकते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया का जो अखाड़े ने कहीं ना कहीं आईटी दिखाई थी, कहीं ने ईडी दिखाई थी। ऐसी परिस्थिति में जो वाकई कार्रवाई हुई है, किस तरह की कार्रवाई थी वो? नहीं, ना तो ईडी थी ना ये थी, लेकिन देश का माहौल ऐसा बना रखा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ही लोगों को सता रहे हैं और आम माहौल ही जनता में ये है। तो जब मेरे ऑफिस में ये पहुंचे और पत्रकारों की टीम पहुंची तो सोते ही अनुमान लगा लिया कि ये यहाँ भी ईडी आई होगी। जबकि डोटासरा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के यहाँ आ गई, वैभव गहलोत को नोटिस दे दिया, तो उसी तारतम्य में ये देखा। लेकिन वो इनकम टैक्स की रेड हमारे एक भागीदार के यहाँ हुई बॉम्बे में, और उसमें जो हमारी एंट्री मिली हमारी फर्म की, उसका सत्यापित करने के लिए इनकम टैक्स की टीम बॉम्बे की आई थी। लेकिन जिस प्रकार से घेर के उन्होंने और हमारे कर्मचारियों को रोक करके पूछताछ की, उससे लगा कि शायद ये ईडी की रेड दिखे, इसलिए वो माहौल बना था और हमारे यहाँ के जनता में भी बहुत भारी आक्रोश हो गया। अभी प्रेस वार्ता में कहा है कि अगर वो रेड यहाँ पड़ती तो कहीं ना कहीं मतदाता में भी बढ़ोतरी होती। निसंदेह जनता का मानस अलग टाइप का है। वो जानते हैं कि हमारे नेता को बिना बात के, बिना वजह के कर रहे हैं। और अगर मैंने तो अभी दूसरे चैनल को भी कहा है, आपसे भी कह रहा हूँ, वैभव गहलोत को नोटिस दिया, डोटासरा साहब को वो परेशान कर रहे हैं, ईडी आ रही है। ये क्या कोई देश छोड़ के जा रहे हैं क्या? चुनाव घोषित हो चुका है, इतना व्यस्त कार्यक्रम उनका चल रहा है, उसमें ईडी के मार्फत डराना चाहते हैं। इससे कोई दबने वाला आदमी कोई है नहीं। निसंदेह अगर उनकी नीति साफ होती तो वो चुनाव के बाद भी आ सकते थे, उनके पासपोर्ट रखवा लेते, बाहर नहीं जाने देते। लेकिन कम से कम ये पीरियड तो छोड़ना था। लेकिन ये आतंकित करके चुनाव जीतना चाहते हैं, इसमें कभी सफल नहीं होंगे। एक बार वो देखना सर, सीएम साहब कभी आक्रोश होते नहीं है, कुत्ते जैसे शब्द नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उनका आक्रोश भर चुका पूरा ईडी की कार्रवाई। तो जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है बार बार, कभी किस नाम से, कभी किस नाम से ईडी आ रही है, वो आ रही है ना, बेटे के ऊपर ही भेज दी तो आदमी नहीं कहेगा ऐसे शब्द तो क्या गया, तो सही कहा, इसमें क्या बात है जी। आने वाले ऐसी कोई टिस जो आपके 5 साल के कार्यकाल में अधूरी रह गई और इस क्षेत्र की जनता को आप जो देना चाहते थे, लेकिन वो टिस कहीं ना कहीं अधूरी नजर आई? नहीं, कोई अधूरी नजर नहीं। मैंने कहा अपनी पत्रकार वार्ता में कि जो मैंने वादे किए वो तो पूरी कर दें, और ऐसा कोई वादा छूट गया हो जो आप बतावें तो किसी ने भी कोई मुद्दा मेरे को नहीं बताया। इसलिए मैंने जितने वादे किए थे, जितना काम किया था, वो सब कर देंगे। ताकत देंगे तो फिर और प्लान है काफ़ी, उसके अनुसार काम करेंगे। एक और आखिरी सवाल है मेरा, चित्तौड़ में घमासान चल रहा है पार्टी को लेकर। राजनीति है, राजनीति में तो घमासान चलता रहता है, लेकिन पार्टी अच्छा निर्णय करेगी। नरपत सिंह राजवी आपके परम मित्र हैं? बिल्कुल है, परम मित्र। 93 से हम साथ विधायक हैं। 93 में वो भी पहली बार बने थे और मैं भी पहली बार विधायक बना, तो जब से परम मित्र। इस बार क्या नजरिया देख रहे हैं आप? अब यार उनकी पार्टी का उन्हीं को पूछ लेना। देखिए, खुले शब्दों में कह दिया कि उनकी पार्टी के हैं वही जाना। लेकिन फिलहाल जो भी हो, वर्तमान राजनीति को लेकर अभी जो चर्चा हुई है, उदयलाल आंजना से हमने चर्चा करी है। अब देखने वाली ये बात होगी, आने वाली जो समय है, हमें सूत्रों से भी पता चला है कि 2 तारीख या 6 तारीख को
उदयलाल जी अन्ना अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। कैमरा पर्सन राकेश पाड़े और अशोक टेलर के साथ में घनश्याम लोहार, समाचार प्लस, राजस्थान, चित्तौड़। उदयपुर से खबर है। अब देखिए, सोशल मीडिया पर कांग्रेस की फेक सूची जारी कर दी गई है। देखिए, ग्रामीण से विवेक कटारा का नाम सामने आया है। सूची में कटारा को बधाइयों का दौर शुरू हो गया। वहीं पर फर्जी सूची में झाजोल से ताराचंद मीणा को प्रत्याशी बनाया गया। तो देखिए, सोशल मीडिया पर कांग्रेस की एक और फेक सूची जारी हुई, जिसको लेकर आप देखिए यहां पर ग्रामीण से विवेक कटारा का नाम सामने आया, जिसके बाद देखिए उनके समर्थक बधाई देते रहे। वहीं पर देखिए कटारा को भी बधाइयों का दौर शुरू हो गया। इसी बीच में देखिए फेक सूची सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होती हुई दिखाई दी कांग्रेस पार्टी की। अब देखिए, पोखरण से बीजेपी के प्रत्याशी को मुसलमानों का समर्थन। महंत प्रतापपुरी महाराज को मुसलमानों ने अपना समर्थन दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। वहीं पर महंत प्रतापपुरी ने कहा कि सेकुलरिज्म पर भारी राष्ट्रवाद दिखाई दे रहा है। क्या कर रहे हैं माननीय एमपी साहब, क्या कर रहे हैं माननीय मोदी जी, क्या कर रहे हैं? हम सब मिलकर के हमारी मुख्य धारा में जुड़ करके देश को मजबूत करें। आप निर्भय हो जाए होकर के लिए संदेश दें। सेकुलरवाद पर राष्ट्रवाद भारी पड़ा है और राष्ट्रवाद की आवश्यकता वो आज का प्रमाण है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि वो पोखरण में शुरुआत हुई है। ये पोखरण के नगरी वैसे भी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ जब परमाणु विस्फोट हुआ तब भी विश्व में इसकी पूरी चर्चा हुई थी। और आज ये जो राष्ट्रवाद की आवाज़ अल्पसंख्यक ने उठाई है, ये भी पूरे विश्व में जाएगी। झुंझुनू के मंडावा से खबर है। अब देखिए, राष्ट्रीय भाईचारा विकास पार्टी का प्रत्याशी घोषित हुआ है। मंडावा से दलीप सिंह वाहिदपुरा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं पर मंडावा युवा राजपूत महासभा की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सुरजीत सिंह चुंडी ने दिलीप सिंह के नाम की घोषणा की है और जनहित के मुद्दों को लेकर सर्व समाज के सहयोग से ये निर्णय लिए गए। जोधपुर से खबर है। देखिए, राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर नामांकन प्रक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। नामांकन पत्र लेने पहुंचे हैं। अब देखिए, जोधपुर के कचहरी परिसर, सूरसागर और जोधपुर शहर के लिए नामांकन पत्र उपलब्ध हुए हैं। वहीं पर पहले दिन रोहित जोशी और मनीषा पवार ने नामांकन पत्र लिया। रोहित जोशी आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हैं। वहीं पर कांग्रेस उम्मीदवार मनीषा पवार हैं, उन्होंने भी नामांकन लिया। ये तो हमारा सारा विधि प्रकोष्ठ देखता है, तय है। मुख्यमंत्री जी का जिस तरीके से हमेशा से यही परंपरा रही है कि मुख्यमंत्री जी जिस दिन फॉर्म भरते हैं हमारे आदरणीय अशोक जी गहलोत, उसी दिन सभी सीटों के फॉर्म एक साथ भरे जाते हैं। मैं तो जनता की सेवक हूँ, विधायक हूँ, इसलिए कोई जनता के काम को लेकर कलेक्टर साहब से मिलने आई थी। बाकी सारी तैयारी है, कोई दिक्कत की बात नहीं।